तो यहाँ पे हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले। चैप्टर का नाम था दहन और ज्वाला। तो इसमें हम लोगों ने अति लघु और लघु क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट आएगा वो भी लास्ट होगा। तो आपको कमेंट करना है, साथ में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आग पर नियंत्रण। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जो आपका ईंधन होना चाहिए, यानी जलने वाले पदार्थ होना चाहिए, और दूसरा उसके लिए पोषक पदार्थ होना चाहिए अर्थात ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हीट होना चाहिए, ज्वलन ताप तक पहुँचने के लिए हीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग घरों, दुकानों, सिनेमा घरों, कारखानों आदि में आग लगते देखते हैं या फिर सुनते अवश्य हैं, ठीक है। आग लगने की घटना का कारण मानवीय भूल हो सकता है या फिर प्राकृतिक जनित होता है, यानी कोई भी कारण हो सकता है, या तो हम अपने भूल के कारण या फिर ऊपर से जैसे कि बिजली गिर गया, ठीक है, तो उससे भी आग लग जाता है। तो वो एक प्राकृतिक घटना हुआ। तो ग्रामीण घरों में खाना बनाने या फिर दीपक जलाने में बरती गई असावधानी के कारण प्रायः आग लगती है। कभी कभी बीड़ी या फिर सिगरेट पीने के पश्चात शेष बचे टुकड़े को बिना बुझाए गलत जगह फेंक देते हैं। फेंक देने से भी आग लग जाती है। शहरी घरों, दुकानों एवं कारखानों में आग लगने का मुख्य कारण बिजली के तार का लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग होता है। ग्रीष्म ऋतु की उष्णता तथा बिजली यानी जो तड़ित होता है उसका गिरना भी जंगल में आग लगने का एक कारण है। आग लगना एक अत्यंत ही दुखदायी एवं विनाशकारी घटना है। आग लगने से जान माल की काफ़ी क्षति होती है। तो आग लगेगा तो हो गई। अपने या फिर पड़ोस के घरों में आग लगने पर गांव या क्षेत्र के लोगों को इसे बुझाने या नियंत्रण करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए, ठीक है। मतलब मिलजुल कर इसको बुझाना चाहिए, या आवश्यकता अनुसार क्षेत्र का अग्निशमन या फिर सेवादल को दूरभाष द्वारा सूचित कर या यथाशीघ्र बुला लेना चाहिए। शहर या फिर नगर में दमकल वाहनी स्टेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाके या फिर कॉल करके या फ़ोन करके हम लोग वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। शहर नगर में आग लगने पर तत्काल दमकल वाहिनी को दूरभाष 101 जो नंबर है इसके द्वारा सूचना देनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि लोग अग्निशमन सेवादल आग पर जल डालते हैं, ठीक है। तो जनरली लोग आग पर जल ही डालते हैं। जल दहनशील पदार्थों को ठंडा करता है ताकि उसका ताप ज्वलन ताप से नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे होने से आग का फैलना रुक जाता है, और जो जलवाष्प होता है वो भी दहनशील पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है ना, चादर की तरह, जिससे वायु की आपूर्ति जो है वो रुक जाती है। जिससे वायु की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस प्रकार आग धीरे धीरे बुझ जाती है। अब यहाँ पे है कि नम जलावन को जलाने में कठिनाई क्यों होती है। तो हम जानते हैं कि कोई वस्तु अपने ज्वलन ताप पर ही जलती है, ये जानते हैं। वातावरण में नमी आ जाने से वस्तुएं भी नम हो जाती है और इसी कारण इसका ज्वलन ताप भी बढ़ जाता है। शुष्क वातावरण में ऐसी स्थिति नहीं होती, इसलिए बरसात में नमी बढ़ जाने से माचिस की तीली हो गया, लकड़ी हो गया, गोबर हो गया या फिर उपले को जलाने में कठिनाई होती है, अर्थात अधिक ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है वो बढ़ जाता है उस समय, ठीक है। और जब ग्रीष्म होता है यानी गर्मी का जो समय होता है उसमें तो वो सब सूखा हुआ होता है, तो उस समय उसका ज्वलन ताप कम जाता है, तो कम ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी इस समय अर्थात उसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। हम जान चुके हैं कि आग की उत्पत्ति के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती है। ईंधन हो गया, वायु हो गया ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, और उष्मा हो गया ईंधन के ताप को उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए। तो इनमें से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अग्निशामक का कार्य वायु की आपूर्ति बंद कर देना या फिर ईंधन के ताप को कम कर देना, या दोनों है, ठीक है। अधिकांश घटना में ईंधन को हटाना संभव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए जब किसी भवन में आग लगता है तो संपूर्ण भवन ईंधन होता है, क्योंकि वहाँ पे भवन जल रहा है तो वही ईंधन है,
और इस स्थिति में ईंधन अर्थात फिर भवन को हटाना संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जल सर्वाधिक समान अग्निशामक है, ठीक है। जो जल है वो सर्वाधिक सामान्य अग्निशामक है, किंतु यह लकड़ी, फसलों के ढेर, कागज आदि में आग लगने पर ही अग्निशामक का कार्य करता है। जो जब विद्युत उपकरणों में आग लगने पर अग्निशामक का कार्य नहीं करता है, ठीक है। विद्युत उपकरणों में आग लगने पर जल अग्निशामक का कार्य नहीं करता है, क्योंकि विद्युत उपकरणों के द्वारा अगर आग लगेगा तो वहाँ पे अगर हम जल से बुझाएंगे तो हमें करंट भी मार सकता है, या विद्युत का चालन करता है, ठीक है, इसलिए। तथा आग बुझाने वालों को नुकसान पहुँचाता है। तेल और पेट्रोल में आग लगने पर भी जल उपयुक्त अग्निशामक नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जल तेल की अपेक्षा भारी होता है, ठीक है। तो जब हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और तेल ऊपर आएगा, तो वो फिर भी जलता ही रहेगा। तो तेल जल के ऊपर आकर जलना जारी रखता है। विद्युतीय उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त अग्निशामक है। यह दहन का अपोषक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अपोषक होता है, जैसे ऑक्सीजन पोषक था, ठीक है, तथा स्वयं भी दहनशील नहीं है। धोबिया सोडा या फिर बेकिंग सोडा पर अम्ल माना कि सिरका जैसे में की अभिक्रिया से इसे प्राप्त करते हैं। इसके दहन के अपोषक गुण को निम्नांकित प्रयोग द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो ये प्रयोग जो है आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एक छोटा बोतल में कुछ बेकिंग सोडा लेता था, इससे थोड़ा सिरका डाले दे, एक मोमबत्ती जलाकर स्थिर रख दे। अब इसके अनुसार एक मुड़े हुए कागज के टुकड़े को हाथ से तिरछा स्थिति में पकड़े, बोतल के मुंह को कागज के ऊपर सिरा के निकट रखें। आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी है, यह मुड़े हुए कागज से होकर नीचे की ओर गमन करती है तथा मोमबत्ती की ज्वाला के पास पहुंचती है। यह गैस ज्वाला के चारों ओर एक आवरण बना लेती है। फलतः ज्वाला और वायु संपर्क विच्छेद हो जाते हैं, यानी टूट जाता है ना, अतः ज्वाला बुझ जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे आपका फिगर में दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिरका हो गया और धोबिया सोडा, ठीक है, उसको रख के यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है और इस प्रकार से यहाँ पे मोमबत्ती है। तो जब यहाँ पे आएगा ना तो रिएक्शन होगा तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का पोषक नहीं करती, अतः विद्युतीय उपकरणों एवं पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए उपयुक्त अग्निशामक है। इसके उपयोग का एक फायदा और है कि विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचती। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी तत्काल आपूर्ति हम किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए अग्निशमन यंत्र बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी वही रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जो निकलता है बाहर और वो आग बुझाने का काम करता है। हमने पीछे भी देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र में दिखाया गया है कि एक छिद्र वाला नलीयुक्त धातु का बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा विलयन भरा होता है। इसे शीशे की एक बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल रखा जाता है, ठीक है। वही जब हम उसमें तोड़ते हैं तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है शीशा, तो कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से निकलता है, ठीक है। तो धातु के बर्तन में लटकता रहता है जो शीशा का बोतल है, इसमें एक बड़ी छड़ लगी रहती है जिसका एक छोर उपकरण से बाहर रहता है। इस यंत्र के उपयोग में लाने के लिए समय इसमें लगी छड़ को किसी कड़ी सतह पर ठोका जाता है जिससे शीशे की बोतल टूट जाती है। इससे फलस्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के विलयन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक दाब के साथ नली के छिद्र से होकर बाहर निकलती है। छिद्र को आग की ओर दिया जाता है जिससे तेजी से निकलता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फव्वारा आग की लपट पर पड़ता है और आग बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि गैस आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है जिससे वायु की आपूर्ति ठप हो जाती है। साथ ही बाहर निकलने पर यह बृहद रूप से यानी बड़े रूप से फैलती है तथा ठंडे भी हो जाती है। इसीलिए यह ईंधन के ताप को भी कम कर देती है, ठीक है, क्योंकि ठंडा वो खुद हो जाता है तो ईंधन का ताप भी कम होगा। यही कारण है कि यह एक उत्तम अग्निशामक है। सिनेमा घरों तथा बड़ी बड़ी इमारतों में आप जगह जगह अग्निशामक यंत्र लटके हुए तो देखते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए दहन जो क्या होता है। दहन के प्रकार, तो दहन मुख्यतः निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन।
तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से पहले द्रुत दहन क्या है, तो दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होती है द्रुत दहन कहलाती है, तेज गति से होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब किसी गैस बर्नर, केरोसिन स्टोव या फिर स्प्रेस लैंप के जलाया जाता है तो माचिस की एक तीली लाते हैं तो वह शीघ्र ही जलने लगता है और तब तक जलता है जब तक उसमें ईंधन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्रुत दहन। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें थोड़ा समय में ही ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है उसे भी द्रुत दहन कहलाती है। जब कोयले को जलाते हैं तो थोड़े ही समय में ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, अतः कोयला का जलना भी एक द्रुत दहन के उदाहरण है। दूसरा में आता है मंद दहन। तो दहन की वह प्रक्रिया जो काफ़ी मंद गति से होकर बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा तो मुक्त करती है परंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो इसको हम लोग मंद दहन कहेंगे। मंद दहन का जो एग्जाम्पल है वो देखिए यहाँ पे, लोहे की कीलों पर जंग का लगना। अब जंग लगना भी एक दहन ही है, लेकिन उसमें ऊष्मा भी निकलता लेकिन पता नहीं चलता, ठीक है ना के बराबर। तो ये मंद दहन का एक उदाहरण है। लोहा वायु के ऑक्सीजन के तथा नमी से धीरे धीरे अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। यह एक ऐसी धीमी उपचयी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। इसमें ऊष्मा इतनी धीमी गति से मुक्त होती है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब आपका नेक्स्ट है स्वतः दहन, यानी जो स्वयं जलता है। दहन की वह प्रक्रिया जो बाहर से कोई ऊष्मा दिए बिना होती है स्वतः दहन कहलाता है, यानी बाहर से ऊष्मा को उसकी आवश्यकता नहीं है, वो कमरे के ताप वगैरह पे जल जाता है। जैसे कि आप देखिए स्वतः दहन प्रक्रिया कमरे के ताप पर ही होती है। इसका कारण है कि कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है, ठीक है। जितना आपका कमरे में ताप उससे भी उसका ज्वलन ताप कम है तो वो तो जल ही जाएगा, ठीक है। अतः इस प्रक्रिया में पदार्थ कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। स्वतः दहन की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पीले फास्फोरस को एक टुकड़े को सुखाकर चीनी मिट्टी की एक घड़िया में रख दे, आप देखेंगे कि यह गर्म किए बिना ही स्वतः जल उठता है। इसका कारण यह है कि पीला फास्फोरस की ज्वलन ताप का कमरे के ताप से भी कम है होता है मतलब इसका। और यह कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। तो इसका फार्मूला देख सकते हैं, फास्फोरस है और यह ऑक्सीजन है, इससे अभिक्रिया को करिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड बने, अर्थात ये जल गया, ठीक है ना। और सभी जो भी पदार्थ जलता है वो अलग अलग अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। कोयला चूर्ण के स्वतः दहन के फलस्वरूप कोयले की खदानों में अनेकों बार अनर्थकारी आग लग चुकी है। जंगल आग भी या तो सूर्य की उष्णता के कारण या फिर त्वरित आघात के कारण होती है। कोयले की खदानों में लगी आग एवं जंगल आग भी स्वतः दहन के उदाहरण है। तो ये दोनों स्वतः दहन के उदाहरण है। कोयले खदानों में जो लग जाता है आग किसी भी कारणवश, ठीक है, या फिर जंगलों में जो लकड़ी होते हैं उसमें घर्षण के कारण या फिर उस सूर्य की उष्णता के कारण या फिर तड़ित के कारण बिजली गिरने से, तो ये सब स्वतः दहन के उदाहरण। अधिकांश जंगल की आग मानवीय असावधानियों के कारण लगती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जंगल देखने या फिर उसमें वनभोज के पश्चात जंगल छोड़ने के पहले अलाव को पूर्ण रूप से बुझा देना चाहिए, ठीक है। जो भी वहाँ पे आपका जला हुआ अवशेष था, कम फायर था, उसको बुझा देना चाहिए। और हमारा चौथा है विस्फोट दहन। तो दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होकर ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है विस्फोट कहलाती है, ठीक है। यानी अचानक से ऐसा होगा, ठीक है, तेज गति से होकर ऊष्मा एवं प्रकाश गैसों की विशाल मात्रा में उत्पन्न करती है, उसे विस्फोट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न गैसें प्रक्रिया की ऊष्मा द्वारा ही गर्म होकर विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। दीपावली में या फिर त्योहारों के अवसर पर हम पटाखे का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि पटाखों के निकट जैसे ही जलते हुए माचिस की एक तीली लाते हैं या फिर उन पर दाव आरोपित करते हैं तो वे विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करते हैं, यानी अचानक से वो ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में पटाखों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा द्वारा गर्म होकर इसमें मुक्त गैसें जलने लगती है और विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। अतः किसी समिति स्थान में कुछ दह पदार्थ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रासायनिक पदार्थ के साथ रखकर विस्फोट करा सकते हैं। पटाखे में प्रयोग में आने वाले विस्फोटक पदार्थ कार्बन, सल्फर हो गया, पोटेशियम, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार की जो
इस प्रकार की क्रिया बंदूक चलाने पर भी होती है। अतः दहन की वह क्रिया जो दाब यानी प्रेशर तो चाहिए या प्रहार के प्रभाव से होती है, विस्फोट कहलाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज्वाला। तो जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। तो एक्चुअली जो भी, जैसे कि हम लोग मोमबत्ती है ना, तो मोमबत्ती पिघलता है और उसका जो भी पिघला हुआ मोमबत्ती होता है वही जलता है, ठीक है, और वही उसका लगातार वो पिघल रहा है, लगातार जल रहा है, तो वही उसका क्षेत्र है, वो एक्चुअली जल वाष्प होता है जो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का गैस ही होता है वो, और उस प्रकार मतलब जो गैस होगा उसी का ज्वाला होगा, ठीक है। जैसे कि कोयला हमने पीछे देखा भी था, कोयला का ज्वाला नहीं होता है, ठीक है। तो लकड़ी होता है यानी जो द्रवित होकर जलता है ना, उसी का ज्वाला होगा। तो जलती हुई गैसों के क्षेत्र को हम लोग ज्वाला कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपनी वाष्प अवस्था में जलता है तो उससे ज्वाला उत्पन्न होती है। दहन में ज्वाला तभी उत्पन्न होती है जब जब दाह पदार्थ एवं दहन का पोषक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, तभी होगा। इसे हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिएगा खुद। तो हम लोग यहाँ पे ज्वाला देखेंगे और अभी इसका एक पार्ट और बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग ज्वाला का क्षेत्र वगैरह भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को वैसे यहाँ पे एंड करते हैं और आपको कमेंट करना है इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।